बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आज हमने स्टार्ट करना है यर्सीनिया से। यर्सीनिया पेस्टिस से जो डिज़ीज़ होती है उसको प्लाग कहते हैं, ठीक है, प्लाग की कॉज है। और उसके अलावा यर्सीनिया पेस्टिस की और कौन कौन सी स्पीसीज़ होती हैं? यर्सीनिया एंटीरोकोलिटिका और यर्सीनिया सूडो टीबी, ठीक है, यर्सीनिया सूडो ट्यूबरकुलोसिस। अब यर्सीनिया के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ये भी एक स्मॉल सा ग्राम नेगेटिव रॉड है, ठीक है। और इसकी एक प्रॉपर्टी ये है कि इसकी बाइपोलर स्टेनिंग है, यानी कि एक ये यहाँ से स्टेन होता है, एक ये इस पोल से स्टेन होता है, और सेंटर वाला जो एरिया है ना, ये इसका ये बिल्कुल क्लियर एरिया होता है, ठीक है। उसके अलावा जो फ्रेशली अभी अभी आइसोलेट किया गया ऑर्गेनिज्म होता है उसके ऊपर कैप्सूल भी होता है। और कैप्सूल क्या होता है? पॉलीसैकेराइड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का कैप्सूल होता है। और जैसे जैसे लैब में पास होता रहता है ये ऑर्गेनिज्म, यानी लैब में इसके ऊपर टेस्ट वगैरह होते रहते हैं, अपना कैप्सूल लॉस कर देता है, ठीक है। तो कैप्सूल लॉस हो जाएगा तो वायरुलेंस इसकी ख़त्म हो जाएगी। इस बात का क्या मतलब है कि ये सबसे ज़्यादा वायरुलेंट बैक्टीरिया है, मोस्ट वायरुलेंट है। और इसकी वायरुलेंसी किस वजह से हो रही है? कैप्सूल की वजह से, यानी कि कैप्सूल है तो वायरुलेंट है, कैप्सूल नहीं है तो वायरुलेंट नहीं है। और इसका ID50 क्या होता है? स्ट्राइकिंगली लो ID50 है, यानी कि सिर्फ 1 से 10 ऑर्गेनिज्म ही काफ़ी होते हैं डिजीज़ कॉज करने के लिए। और अब हम देखेंगे कि ID50 क्या होता है। अब जब भी हम ID50 की बात करते हैं तो ID50 का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ़ पैथोजेंस या कितने वायरॉन्स रिक्वायर्ड हैं 50% ऑफ इनॉकुलेटेड एनिमल्स में इन्फेक्शन कॉज करने के लिए, एक्टिव इन्फेक्शन। यानी क्या किया जाता है कि एक टेस्ट किया जाता है, ये एक लेबॉर्ट्री टेस्ट होता है जिसमें 50% एनिमल्स होते हैं। उसमें क्या किया जाता है कि इसको हम इस पैथोजन को इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कितनी अमाउंट चाहिए एक्टिव इन्फेक्शन कराने के लिए उन 50% ऑफ इनॉकुलेटेड एनिमल्स के अंदर, ठीक है। तो क्या ख्याल है? लो ID50 का मतलब है कि हमें कम पैथोजन देने पड़े हैं, ठीक है। और कम पैथोजन से क्या हुआ है, उस बंदे को या उस एनिमल को एक्टिव डिजीज़ हो गई। इस बात का क्या मतलब है कि वो पैथोजन इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसकी कम अमाउंट ही डिजीज़ कॉज करवा रही है, ठीक है। तो इस बात का क्या मतलब हुआ कि जो ऑर्गेनिज्म जितना ज़्यादा वायरुलेंट होगा उसका ID50 उतना कम होगा। और इन्वर्स रिलेशन है, राइट। सो ID50 हमने पढ़ा यर्सीनिया पेस्टिस का लो होता है, यानी कि इवन 1 to 10 ऑर्गेनिज्म आर मोर देन एनफ टू कॉज एक्टिव इन्फेक्शन इन एनिमल्स, राइट। सो ये बात आपने याद रखनी है कि लो ID50 का क्या मतलब होता है। उसके अलावा यर्सीनिया पेस्टिस की एक एनज़ूटिक साइकिल होती है या सिल्वेटिक साइकिल, जो कि उस वाइल्ड एनिमल में होनी है, किसमें? वाइल्ड रोडेंट या फ्लीज़ में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि एनज़ूटिक साइकिल होती है, सिल्वेटिक साइकिल होती है जो उनके अंदर मौजूद होती है। और ह्यूमन बींग्स इसमें भी एक्सीडेंटल होस्ट है, यानी कि अगर कंट्री में प्लाग फैला हुआ है तो फ्ली वगैरह ने बाइट किया ह्यूमन बींग्स को तो फ्ली बाइट करेगी, यानी कि उनकी सेल्वेटिक साइकिल होती है ना एक फ्ली की, आगे मैं डायग्राम दिखाऊंगी समझ आ जाएगी। तो जो फ्ली के अंदर जो साइकिल चल रही होती है और वो उस दौरान अपनी साइकिल के दौरान वो रोडेंट्स को इन्फेक्ट करेंगी। ये नॉर्मली उन्होंने किसको इन्फेक्ट करना होता है? रोडेंट्स को, यानी कि रैट्स जो होते हैं उनको, वाइल्ड रोडेंट्स को इन्फेक्ट करना होता है। और उसी दौरान वो एक्सीडेंटली ह्यूमन बींग्स को अगर बाइट कर लेंगी तो ह्यूमन बींग आर एक्सीडेंटल होस्ट, ठीक है। तो एनज़ूटिक साइकिल या सेल्वेटिक साइकिल वो साइकिल होती है जिसमें फ्लीस के अंदर ये साइकिल चल रही है, यानी फ्लीस के अंदर पैथोजन होता है और इन्होंने अपनी साइकिल के दौरान वाइल्ड रोडेंट्स को ट्रांसमिट करना है। उसके बाद होती है अर्बन साइकिल। अर्बन साइकिल का क्या मतलब होता है कि अर्बन साइकिल में बैक्टीरिया जो है वो रैट्स में ट्रांसमिट होता है, अर्बन रैट्स में, और अर्बन रैट्स उसके रेजरवायर बन जाते हैं, ठीक है। और जब अर्बन रैट्स के अंदर अर्बन साइकिल में क्या हुआ कि अर्बन रैट्स में चला गया, तो क्या ख्याल है जो रैट फ्ली थी जिसने उसको ये ऑर्गेनिज्म दिया था वो वेक्टर होगी ना, तो ये बात आपने याद रखनी है। अब ये वाली जो साइकिल होती है ये कब मतलब ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है? अर्बन साइकिल इन द टाइम्स ऑफ पुअर सैनिटेशन, फॉर एग्जांपल वॉर टाइम वगैरह है, या कोई ऐसा मसला चल रहा है जब फ्लीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, ठीक है। और जब रैट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, रैट्स ने इतना प्रोलिफरेट किया, वो बहुत ज़्यादा हो गए और वो फ्लीज़ के साथ कॉन्टैक्ट में आना स्टार्ट हो गए, यानी कि फ्लीज़ में अपनी पूरी सेल्वेटिक साइकिल चल रही थी जिसको हम कहते हैं एनज़ूटिक साइकिल, यानी कि जो एक एनिमल में साइकिल चल रही होती है बैक्टीरिया की। उस दौरान क्या होता है कि रैट्स इतने प्रोलिफरेट किए कि रैट उस साइकिल में बीच में आ गए और रैट्स भी इन्फेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब फ्ली क्या करती है? फ्ली सबसे पहले बैक्टीरिया खाती है। कब खाती है? जब वो किसी भी रोडेंट से, यानी फ्ली का काम क्या होता है कि उसने रोडेंट का खून पीना है, वो खून पी रही थी, रोडेंट में बैक्टीरिया था तो उसके अंदर आ जाता है ये ऑर्गेनिज्म, ठीक है।
उसके अलावा क्या होता है कि जब ये ऑर्गेनिज़्म अंदर जाता है ना, तो ये बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज़ के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने ऊपर एक थिक प्रोटेक्टिव बायोफ़िल्म बना लेते हैं। तो जब ये जीआईटी ट्रैक में जाते हैं, तो ये अपने ऊपर एक थिक बायोफ़िल्म बना लेते हैं ये बैक्टीरिया, ठीक है, फ्ली के जीआई ट्रैक में। तो फ्ली के अपर जीआई ट्रैक में थिक बायोफ़िल्म बना लेते हैं। तो क्या ख़्याल है, बायोफ़िल्म एक कार्बोहाइड्रेट का एक वो क्या बायोफ़िल्म सी होती है ना, जो कि पॉलीसैकेराइड्स वग़ैरह और सारी ऐसे चिपकी हुई सी चीज़ बना लेते हैं। तो क्या ख़्याल है, इन्होंने जीआई ट्रैक को ब्लॉक कर दिया, तो ब्लॉक फ्ली क्या करेगी कि ज़ाहिर है उसके कंटेंट्स नीचे नहीं जा रहे, तो वो रीगर्जिटेट करेगी कि सारे की सारी चीज़ें जो हैं उसकी दोबारा मुँह के ज़रिए वापस आएँगी। तो वो रीगर्जिटेट करेगी ऑर्गेनिज़म्स को किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज़्म के अंदर, यानी कि जब वो बाइट करेगी ना किसी दूसरे को, तब वो ये सारी चीज़ों को रीगर्जिटेट करेगी। अगर तो वो ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगी तो ह्यूमन बीइंग में, ज़्यादातर ये रोडेंट्स को बाइट करती है तो रोडेंट में, ठीक है। अब क्या ख़्याल है कि जब इसने बाइट किया और ऑर्गेनिज़्म को इसने भेजा, उस ऑर्गेनिज़्म को अगले किसी एनिमल के अंदर डाल दिया, तो जिस एनिमल में जाएगा ऑर्गेनिज़्म वो उसके लिम्फ नोड में चला जाएगा और लिम्फ नोड स्वेल हो जाएँगे और टेंडर हो जाएँगे, ठीक है। तो जिस एनिमल में फ्ली ने ऑर्गेनिज़्म डाला रिगर्जिटेट करने के बाद, उसमें जब लिम्फ नोड्स स्वेल हो जाते हैं और वो पेनफुल होते हैं, तो उसको ब्यूबोस का नाम देते हैं और इसलिए इसका नाम है ब्यूबोनिक प्लाग, यानी कि इसमें ब्यूबोस बन जाते हैं, स्वोलन लिम्फ नोड्स को कहते हैं, यानी कि ऐसे स्वोलन लिम्फ नोड्स आपको नज़र आएँगे। ऑर्गेनिज़्म जो है, अगर तो इसकी कंसंट्रेशन उस एनिमल के ब्लड में इतनी ज़्यादा हो जाएगी, तो क्या ख़्याल है, बैक्टीरिया हो जाएगा और ये पूरे ऑर्गन्स में फैलना स्टार्ट हो जाएगा और एब्सेस बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इसके सिम्पटम्स एंडोटॉक्सिन रिलेटेड सिम्पटम्स होते हैं। वो कौन-कौन से सिम्पटम है, डीआईसी हो सकता है, ठीक है, एंडोटॉक्सिन क्योंकि इसने रिलीज़ किया। उसके अलावा हेमरेजेस हो सकते हैं पेशेंट में, इसलिए इसको ब्लैक डेथ का नाम दिया गया है, ठीक है। इस प्लाग को, जो प्लेग एक्सिस्ट करता है, इसको ब्लैक डेथ का नाम दिया गया। अब 2 साइकिल्स हमने पढ़ ली थी। एक हमारे पास कौन-सी साइकिल थी? सिल्वेटिक साइकिल थी और दूसरी अर्बन साइकिल थी, जिसमें रोडेंट्स को ये सारी चीज़ें ट्रांसमिट हो रही थी, बैक्टीरिया वगैरह। लेकिन एक और ट्रांसमिशन है कि जिस बंदे के अंदर, जिस ह्यूमन बीइंग के अंदर गया, वो खाँसा या कुछ भी गया, तो उसके रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स निकले, ठीक है? तो उसके रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स में ऑर्गेनिज़्म होता है और ये अगले ह्यूमन बीइंग में ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है? तो ये कौन से ज़्यादातर उसमें हो रहा होता है, कौन-सी डिज़ीज़ में हो रहा होता है? न्यूमोनिक प्लाग यानी निमोनिया हो रहा है, यानी कि अब ऑर्गेनिज़्म लंग्स को इन्फेक्ट कर रहा है। अब ऑर्गेनिज़्म के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ऑर्गेनिज़्म के ऊपर एक एनवेलप होता है, ठीक है, और इसके एनवेलप के ऊपर एक एंटीजन होता है इसके कैप्सूल के ऊपर, जिसको F1 का नाम देते हैं और ये इसको फेगोसाइटोसिस नहीं होने देता, यानी फेगोसाइटोसिस से प्रोटेक्ट करता है। उसके अलावा इसके पास एंडोटॉक्सिन भी होता है, इसके पास एक्सोटॉक्सिन भी होता है, इसके पास 2 प्रोटीन्स होते हैं, एक वी एंटीजन होता है और एक, यानी कि इसके ऊपर 2 प्रोटीन भी होते हैं, वी एंटीजन और डब्ल्यू एंटीजन, ठीक है। अब वी एंटीजन और डब्ल्यू एंटीजन का क्या फ़ायदा होता है कि ये जब किसी भी, मतलब जिस एनिमल में गया उसके किसी भी सेल में जाके बैठ जाता है, तो वी एंटीजन और डब्ल्यू एंटीजन अलाउ करते हैं इस ऑर्गेनिज्म को, यर्सीनिया को, कि वो अंदर सर्वाइव कर सके, ठीक है। तो उसके वी और डब्ल्यू एंटीजन की वजह से ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल्स के अंदर जाके सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा और कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से यर्सीनिया पेस्टिस की पैथोजेनिसिटी होती है? ये 4 फैक्टर्स तो हमने पढ़ लिए, ये आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा यर्सीनिया के पास और क्या चीज़ होती है जो इसकी पैथोजेनिसिटी कराती है या इसको इतना डेंजरस बनाती है, वायरुलेंट बनाती है? यॉब्स होते हैं, यर्सीनिया आउटर प्रोटीन्स, ठीक है। ये ह्यूमन सेल के अंदर कैसे सेक्रीट होते हैं? टाइप 3 सेक्रीशन सिस्टम होता है और टाइप 3 सेक्रीशन सिस्टम के थ्रू ये ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीट होते हैं और जब ये एक्सक्रीट होंगे आउटर प्रोटीन्स, इन्होंने क्या करना है, ये फेगोसाइटोसिस को इनहिबिट करेंगे, ठीक है, और साइटोकाइन की प्रोडक्शन नहीं होने देंगे। तो क्या ख्याल है, जब हमारा इम्यून सिस्टम फेगोसाइटोसिस भी नहीं कर रहा, साइटोकाइन भी नहीं बना रहा, तो क्या ख्याल है कि इम्यूनिटी काम करेगी? नहीं काम करेगी और यर्सीनिया के खिलाफ वो काम ही नहीं कर पाएगी। तो एक और यर्सीनिया प्रोटीन्स होता है यॉप जे, वो भी एक प्रोटीएज है। इसका काम क्या है कि इसने उन प्रोटीन्स को क्लीव करना है जो कि टीएनएफ की सिंथेसिस कराते हैं, ठीक है। यानी कि इसने क्या करना है कि एक ऐसा प्रोटीएज होता है जिसने सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे में जाना है और वहाँ पे ऐसा सिग्नल ट्रांसडक्शन जिसमें ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर बनना था, ये उस पाथवे को नहीं होने देगा, तो टीएनएफ की सिंथेसिस होगी नहीं होगी, ठीक है। और टीएनएफ हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास टीएनएफ होते हैं और बाकी इंटरल्यूकिन होते हैं, साइटोकाइंस होते हैं, कीमोकाइंस होते हैं, ये सारे क्या करते हैं कि होस्ट का एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो उसको माइक्रोब्स के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। तो जब टीएनएफ भी नहीं बनेगा तो माइक्रोब्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं होगी। इसकी वजह से क्या होता है कि ये सारे कारनामे करके यर्सीनिया साहब आराम से वहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रेप्लिकेट कर लेते हैं और इन्फेक्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि क्या क्या वायरल फैक्टर्स होते हैं, इनवेलप होता है, एंडोटॉक्सिन होता है, वी और डब्ल्यू एंटीजन होता है जिसकी मदद से वो इंट्रासेलुलरली सर्वाइव कर सकता है। उसके अलावा यर्सीनिया के आउटर प्रोटीन्स होते हैं, यॉब्स होते हैं, जो टाइप 3 सेक्रेटरी सिस्टम के जरिए फेगोसाइटोसिस को, साइटोकाइन प्रोडक्शन को इनहिबिट करेंगे।
और उसकी वजह से क्या होता है कि ये सर्वाइव कर पाता है और इम्यूनिटी को, होस्ट की इम्यूनिटी को सप्रेस कर देता है। उसके अलावा जॉब जे एक और प्रोटीएज था, वो क्या करता है, वो सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे के जो प्रोटीन्स होते हैं उनको इनहिबिट करता है। टीएनएफ सिंथेसाइज नहीं होता, टीएनएफ सिंथेसाइज नहीं होगा, होस्ट की इम्यूनिटी काम नहीं करेगी, और जब होस्ट की इम्यूनिटी काम नहीं करेगी तो ये आराम से रेप्लिकेट कर सकता है। ठीक है, तो पैथोजेनेसिस अच्छे से समझ आ गई। अब हम आगे चलते हैं, क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या होती हैं। ब्यूबोनिक प्लाग, ब्यूबोनिक मैंने कहा था कि जिसमें लिम्फ नोड स्वेल कर रहे होते हैं, ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट और कॉमन फॉर्म है। इसमें क्या होता है कि लिम्फ नोड स्वेल हो जाते हैं, यानी कि जिस जगह पे फ्ली ने आके, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग की किसी भी बाजू पे आके बाइट किया, तो बाजू का जितना भी जिन लिम्फ नोड्स में जाएगा वो लिम्फ नोड स्वेल हो जाएंगे। ठीक है, और उसकी वजह से सिस्टमिक सिम्टम्स भी आते हैं। अब क्या ख्याल है, पेन है, इन्फेक्शन हुआ है, तो पेशेंट को फीवर होगा, मायालजिया होगा, प्रोस्ट्रेशन, यानी कि जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा फीवर होता है और ये सारे सिस्टम चल रहा होता है ना, तो वैसे झुका सा रहता है, यानी कि वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता, इसको कहते हैं प्रोस्ट्रेशन। उसके अलावा जो नोड्स होते हैं वो बड़े बड़े एनलार्ज हो जाएंगे, टेंडर हो जाएंगे, उनमें पेन होगा। ठीक है, और ये फाइंडिंग्स, ये मतलब ये जो हम कह रहे हैं ना कि ये जो नोड्स वगैरह बनते हैं, ये अर्ली फाइंडिंग है, यानी इन्फेक्शन के शुरू शुरू में ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, उसके अलावा लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, पेशेंट सेप्टिक शॉक में जा सकता है, पेशेंट को नमूनिया हो सकता है। और न्यूमोनिक प्लाग कब होता है, न्यूमोनिक प्लाग तब होता है जब इन्हेलेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म की थ्रू एरोसोल पार्टिकल्स। ठीक है, और एरोसोल पार्टिकल्स जो है वो सेप्टिक एम्बोलाई बनाते हैं। सेप्टिक एम्बोलाई कौन से होते हैं, जिन्होंने इन्फेक्ट करना होता है, यानी कि सेप्टिक एम्बोलाई बनते हैं और वो लंग्स में जाते हैं, और लंग्स में जाके वो न्यूमोनिक प्लेग करा देते हैं। ठीक है, अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, और ज़्यादातर न्यूमोनिक प्लेग जो है वो फैटल होता है। अब लैब डायग्नोसिस आप कैसे कराते हो कि आप स्मेयर लेते हो और कल्चर कराते हो। या तो आपने क्या किया कि वो जो स्वोलन लिम्फ नोड थे जिनमें पस पड़ी हुई थी, आपने वो पस निकाली और पस निकाल के उसका स्मेयर कराया और कल्चर कराया। ठीक है, या तो पस निकालते हो या उस पेशेंट का ब्लड लेते हो। ठीक है, दोनों चीज़ों से आप कल्चर कराते हो तो आपको ऑर्गेनिज्म मिल जाता है। और जिस दौरान आप उस पेशेंट के लिम्फ नोड में से पस निकाल रहे हो या ब्लड ले रहे हो, तो आपने बड़ा ध्यान रखना है कि वो ब्लड आपको इन्फेक्ट ना करे, क्योंकि अगर आपको इन्फेक्ट करके आना तो डिज़ीज़ उस बंदे में भी हो सकती है, लेबॉर्ट्री वर्कर्स में, इसलिए उनको ध्यान रखना चाहिए और इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो एरोसोल ना क्रिएट कर सकें, क्योंकि अगर एरोसोल क्रिएट हुआ तो वो, यानी कि एरोसोल कैसे क्रिएट होगा कि सपोज़ ब्लड प्रोडक्ट्स लिए, पस निकली और कोई पार्टिकल उड़ा, हवा में चला गया, उड़ के वो उसको न्यूमोनिक प्लेग करा सकता है। उसके अलावा जेम्सा या वेसन स्टेन होता है, और जेम्सा स्टेन या वेसन स्टेन से जब स्टेन करते हैं तो हमें वही सेफ्टी पिन अपीयरेंस मिलती है, यानी कि बाइपोलर स्टेनिंग मिलेगी इस ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, उसके अलावा फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी स्टेनिंग भी करा सकते हो, जिसमें हम ऐसी एंटीबॉडी ढूंढते हैं जो कि इस ऑर्गेनिज्म के खिलाफ बन रही होती हैं। और राइज इन एंटीबॉडी टाइटर, एंटीबॉडी किसके खिलाफ बनती है, एनवेलप एंटीजन के खिलाफ बनती है। जब आपको एंटीबॉडी का टाइटर ज़्यादा मिलता है तो वो फ़ायदा होता है रिट्रोस्पेक्टिवली, यानी कि रिट्रोस्पेक्टिव का क्या मतलब होता है कि हम पीछे जाते हैं, हिस्ट्री में पीछे जाते हैं, यानी कि हमें एंटीबॉडी मिलेगी तो हम हिस्ट्री में पीछे जाएंगे। हम क्या, एंटीबॉडी कब बनती है, जब उस ऑर्गेनिज्म के खिलाफ पेशेंट रिकवर कर रहा होता है, यानी एंटीबॉडीज़ उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए बनी है, तो आप रिट्रोस्पेक्टिव जाते हो, यानी कि पीछे जाते हो और सारे सिम्टम्स को ट्रैक करना शुरू करते हो। अच्छा, ऑर्गेनिज्म कैसे इन्फेक्ट किया होगा, क्या क्या डिजीज़ में प्रोग्रेशन हुई होगी। ठीक है, तो ये होता है रिट्रोस्पेक्टिव। उसके बाद ट्रीटमेंट क्या है कि आप स्ट्रेप्टोमाइसिन दे देते हो या टेट्रासाइक्लिन्स देते हो। टेट्रासाइक्लिन कौन सी होती है, डॉक्सीसाइक्लिन वगैरह। ठीक है, उसके अलावा लीवोफ्लॉक्सासिन भी दे सकते हो पेशेंट को। ठीक है, और क्योंकि डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा रैपिडली प्रोग्रेस कर रही होती है, तो ट्रीटमेंट जो है, यानी कि अब हमें पता है कि ये डिज़ीज़ इतनी डेंजरस होती है, तो आपने बैठे नहीं रहना कि नहीं भाई पहले कल्चर का रिजल्ट आ जाए फिर मैं ट्रीटमेंट दूँ कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है कौन सा नहीं है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि एम्पिरिकल एंटीबायोटिक थेरेपी होती है, यानी इमरजेंसी के पेशेंट्स हैं या जिनको बहुत सीवियर डिजीज़ होती है, हम क्या करते हैं कि उसका कल्चर भिजवा देते हैं, लेकिन जब तक कल्चर की रिपोर्ट नहीं आती तब तक हम उसको एम्पिरिकल एंटीबायोटिक से ट्रीट करते हैं। ठीक है, इंसिजन और ड्रेनेज ज़रूरी नहीं होती कि आप हमेशा ब्यूबोस जो हैं, यानी कि जो इन्फ्लेम्ड लिम्फ नोड्स हैं, उनका इंसिजन और ड्रेनेज करें और पस निकालें, वो हमेशा ज़रूरी नहीं होता। प्रिवेंशन कैसे करनी है कि रैट्स की स्प्रेड को कंट्रोल करना है, क्योंकि रैट्स की वजह से हो रही है, अर्बन एरियाज़ में रैट को फैलने नहीं देना। ठीक है, उसके अलावा फ्ली बाइट्स वगैरह और डेड बाइट रोडेंट्स, इन सारी चीज़ों को, मतलब डेड वाइल्ड रोडेंट्स के साथ कॉन्टैक्ट अवॉइड करना है, फ्लीज़ के साथ कॉन्टैक्ट अवॉइड करना है। जिस पेशेंट को प्लेग हो जाए उसकी आइसोलेशन करनी है, क्वारंटीन करनी है, उसको 72 आवर्स तक एंटीबायोटिक थेरेपी आपने देनी है, और एंटीबायोटिक थेरेपी देने के 72 आवर्स तक आपने उस बंदे को आइसोलेशन में रखना है, क्योंकि एंटीबायोटिक देने से क्या होता है, बैक्टीरिया मर रहे होते हैं, तो मरने से उनके वो टॉक्सिन्स वगैरह भी रिलीज़ हो रहे होते हैं, तो आपने उसको आइसोलेशन में रखना है। उसके अलावा जो उन एक बंदा था, सपोज़ किसी घर का बंदा था, उसको प्लेग हो गया, तो उसके साथ रहने वालों को भी हो सकता है, तो उनको तो क्लोज़ कॉन्टैक्ट्स हैं ना वो लोग जो उसके साथ रह रहे हैं, तो उनको भी प्रोफाइलेक्टिकली हमें ट्रीट करना पड़ता है कि हो सकता है उनमें भी ये डिज़ीज़ हो जाए, क्योंकि ये बंदा उनके साथ तो रह रहा था, तो हम प्रोफाइलेक्टिक टेट्रासाइक्लिन देते हैं। लेकिन सारे कॉन्टैक्ट्स में आपने लाज़मी ये चीज़ देखनी है कि फ़ीवर तो नहीं हो रहा।
उसके अलावा आपने वैक्सीन देनी है। वैक्सीन जिसमें फॉर्मलिन किल्ड ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, वो आप दे सकते हैं और ऐसी वैक्सीन मौजूद है जिससे ब्यूबोनिक प्लेग के अगेंस्ट प्रोटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन न्यूमोनिक प्लेग के अगेंस्ट कोई वैक्सीन नहीं है। तो बी के अगेंस्ट वैक्सीन है, ब्यूबोनिक प्लेग के अगेंस्ट, लेकिन न्यूमोनिक के अगेंस्ट कोई वैक्सीन नहीं है, ठीक है। तो दिस वाज़ ऑल अबाउट यर्सीनिया। अब हम इसकी कुछ डायग्राम्स देख लेते हैं जिससे हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी चीज़ों की। ये डायग्राम देख लेते हैं यर्सीनिया की सारी पैथोजेनेसिस को समझने के लिए। यर्सीनिया एंटेरोकोलिटिका या यर्सीनिया सूडो ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, जो रॉ वेजिटेबल्स वगैरह खाने से आता है। ओरल अपटेक हुआ, पेशेंट ने क्या किया कि उसको ओरली खाया और वो अंदर जाएगा और अंदर जाएगा उसके मैक्रोफेजेस वगैरह में बैठेगा। ये देखो यर्सीनिया गया, एम सेल्स जो खाया है ना, क्योंकि उसने खाया तो इंटेस्टाइन के एम सेल्स उठाएंगे यर्सीनिया को और फेगोसाइटोस करेंगे पेयर पैचेस में, उसकी फेगोसाइटोसिस होगी। वो कहाँ जाएगा, वहाँ से सारा लिम्फ नोड फ्लो करके किस तरफ जाता है, मिजेंटेरिक लिम्फ नोड्स के पास जाएगा और उसकी वजह से मिजेंटेरिक लिम्फ नोड का इन्फेक्शन हो जाएगा। उसके अलावा ब्लड और लिम्फ वहाँ से और कहाँ कहाँ जा रहा है, लिवर और स्प्लीन के पास जा रहा है, तो लिवर और स्प्लीन के पास जाएगा तो सिस्टमिक इन्फेक्शन भी हो सकता है और ये बहुत रेयर होता है। ये देखो सारे लिम्फ नोड स्वेल हैं इस पेशेंट के, ये देखो, तो ये क्या है, ये ब्यूबोनिक प्लेग है। उसके बाद क्या हुआ कि, और ये बाइट पेशेंट को कैसे इन्फेक्ट किया था कि जब कोई फ्ली ने आके इसको बाइट किया था, और फ्ली रोडेंट में भी ट्रांसमिट कर सकती है। उसके बाद क्या हुआ कि इस बंदे ने क्या किया कि इसके कोई रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स निकले, लंग्स के ज़रिए गए और उसने क्या करा दिया, न्यूमोनिक प्लेग करा दिया, ठीक है। लिम्फ नोड के अंदर ब्यूबोनिक प्लेग होता है, लंग्स के अंदर न्यूमोनिक प्लेग होता है, और अक्सर ऐसा होता है कि लिम्फ नोड से भी वो जो सारा ऑर्गेनिज्म है वो ब्लड में जाता है और ब्लड से भी लंग्स को इन्फेक्ट कर सकता है। यानी कि लंग्स दो तरीके से इन्फेक्ट हो सकता है, या तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से, या तो लिम्फ नोड से ही जो ब्लड जा रहा होता है, अगर वो लंग्स के पास चला जाए तो न्यूमोनिक प्लेग हो जाता है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद आप ये देख लें, इसमें भी आपको ब्यूबोनिक प्लेग नज़र आए, कैसे लिम्फ नोड में ऑर्गेनिज्म बैठे हुए हैं, और ये ब्यूबोनिक प्लेग है। उसके अलावा ये न्यूमोनिक प्लेग है जो कि एरोसोल के ज़रिए होगा या ब्लड के ज़रिए भी हो सकता है। ये वाला भी देख लें, इसमें भी वही चीज़ शो की हुई है। इसमें ये देखें, ये ब्यूबोनिक प्लेग है, ठीक है, यानी कि इसमें ब्यूबोज या स्वेलिंग ऑफ द लिम्फ नोड इज सीन क्लियरली। So this was all about Yersinia enterocolitica. See you in the next lecture.